वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 27 है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 27 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टेस्ट। ये सीरीज़ यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है, तो किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? किसने भेजा था? चालुक्य राजा कुमारपाल ने। बी है इसका आंसर। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा, तो विकल्प भी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? चेर, चोल, पल्लव, पांड्य। तमिल देश के संगम युग का राजवंश चेर, चोल, पांड्य। पल्लव नहीं है। सी है इसका आंसर। देखिए, संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी उस साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश पड़ता है। पल्लव या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, तो सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? ये सारे के सारे तमिल ग्रंथ हैं, इनमें लघु वेद की संज्ञा दी जाती है कुराल को। डी है इसका आंसर। तमिल ग्रंथ कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुराल के रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? चोल काल से जुड़ी चीजें एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, उनका प्रशासनिक ढांचा भी पूछा जाता है। तो ये 5 वारियम थे उसमें, जैसे कि पंच वारियम, एरी वारियम, टोट वारियम, संवत्सर वारियम। यहाँ उद्यान प्रशासन की देखरेख कौन करता था? टोट वारियम। सी है इसका आंसर। चोलकालीन गांव की गतिविधियों की देखरेख जो है वो कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति टोट वारियम कहलाती थी। मुख्य समितियां या वारियम की बात करें तो संवत्सर वारियम ये क्या था? वार्षिक समिति थी जो पूरे गांव के प्रशासन और वित्तीय मामलों को देखती थी। टोट वारियम उद्यान बाग समिति थी, जो आंसर है अपना। एरी वारियम या एन वारियम ये क्या काम करती थी? तालाबों और सिंचाई से जुड़ी समिति थी। इसके अतिरिक्त पंच वारियम, जो ऑप्शंस में नहीं था, विवादों का निपटारा करने वाली समिति थी। पौन वारियम स्वर्ण यानी धन से संबंधित समिति थी। इसके अतिरिक्त चोलकालीन प्रशासनिक ढांचा भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि उर कौन था चोल काल में? तो उर जो है कर देने वाले सभी निवासियों की एक आम सभा थी उर। और सभा ब्राह्मणों और भूमि स्वामियों की सभा, जो अक्सर मंदिरों और पेड़ों के नीचे बैठक करती थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त बारियप्पा रूमकल समिति के सदस्य हुआ करते थे, और मध्यस्थ गांव के कर्मचारी जो समितियों की मदद करते और रिकॉर्ड रखते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था किनके बीच? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच 948 से 949 ईस्वी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में चोल राजा परातंग प्रथम को हराकर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने तोंडई मंडलम पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में राजादित्य की युद्ध के मैदान में मृत्यु हो गई। इस युद्ध की वजह से चोल प्रशासन में राजवंशीय अराजकता फैल गई। इस युद्ध को दक्षिण भारत पर पूर्ण आधिपत्य के लिए दो शाही शक्तियों राष्ट्रकूट और चोलों के बीच टकराव का चरमोत्कर्ष माना जाता है।
था कोल्लम का युद्ध। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सल्तनत काल में सबसे पहले बलबन ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, करेक्ट है। फिरोज शाह तुगलक ने ही सल्तनत काल में सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, न कि बलबन ने। सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। बहुत पूछते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है, पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? कीर्ति वर्मन प्रथम, जयसिंह प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या राजाराम? सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मान वर्मा से सहायता मिली थी। उसने मान वर्मा को पुनः सिंगल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंगल द्वीप भेजा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? कहां से प्राप्त होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरिकामेडू। अरिकामेडू जो है वो पूर्वी तट पर पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे, कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। कश्मीर के अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था किसको? सुल्तान जैनुल आबदीन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर के अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। जैनुल आबदीन कश्मीर के 8वें सुल्तान थे। कलहण की राज तरंगिणी ने उनके शासनकाल के विवरण का उल्लेख किया है। उन्होंने कश्मीर के हिंदू अल्पसंख्यक और संस्कृत साहित्य के संरक्षण पर जजिया को समाप्त कर दिया था। उन्हें उनके पुत्र हाजी खान द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने हैदर खान की उपाधि धारण की थी। हाजी खान ने। 10वां प्रश्न, इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। वह दिल्ली से शासन करने वाला दूसरा मुस्लिम था। दूसरा मुस्लिम था, पहला मुस्लिम था। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 को हुई और इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायक का सहायक जैसे शब्द अंकित करवाए, बिल्कुल करवाए। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम था, वो दूसरा नहीं था, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। पहला सही है, सी सही है, डी सही है। देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो है वो दिल्ली थी। कहाँ से स्थानांतरित करके लाया था वो उसको? लाहौर से। इल्तुतमिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इल्तुतमिश को शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी कहा जाता है। गुलाम वंश का तीसरा और सबसे बड़ा दिल्ली सुल्तान था वो। 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना। उसने उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य को मजबूत और विस्तारित किया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया उसने इक्ता प्रथा का प्रचलन किया। सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसने अपने सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायक का सहायक जैसे शब्द अंकित करवाए। दिल्ली से शासन करने वाला पहला मुस्लिम था वो, न कि दूसरा। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 30 अप्रैल 1236 को। सब याद रखिएगा ये। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मेजिनी। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना।
बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। ये साइंस का प्रश्न आ गया है। सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी प्रोसेसिंग स्पीड पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर के जनक सेमूर क्रे हैं। पेटाफ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और सुपर कंप्यूटर के जनक सेमूर क्रे ही हैं। दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। चार्ल्स बेबेज लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, अक्सर गलतियां कर देते हैं। देखिए, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो यह आणविक मॉडलिंग, जलवायु अनुसंधान और क्वांटम यांत्रिकी जैसे विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में कंप्यूटेशनल रूप से गहन कार्यों को निष्पादित करने हेतु उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमता वाली एक प्रणाली है। सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। यह पैरेलल प्रोसेसिंग के उपयोग के कारण ही एक समय में कई ऑपरेशन करता है सुपर कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल परम। मॉडम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सभी यूज करते हैं लगभग मॉडम का। ठीक है, आजकल तो वाईफाई मॉडम चल रहे हैं। देखिए, मॉडम जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट्स के बीच रूपांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को संदर्भित करता है। मॉडम का मतलब है मॉड्यूलेटर, डेमोडुलेटर। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। मॉडम का मतलब है मॉड्यूलेटर, डेमोडुलेटर। एक एनालॉग सिग्नल और डिजिटल बिट्स के बीच रूपांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को संदर्भित करता है। प्रेषक यानी सेंडर के लिए मॉडम एक मॉड्यूलेटर के रूप में काम करता है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। रिसीवर के लिए मॉडम एक डेमोडुलेटर के रूप में कार्य करता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है। कार टी सेल थेरेपी संबंधित है किससे? ये कैंसर के उपचार से है। फुल फॉर्म है इसका चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार टी सेल थेरेपी। यह प्रयोगशाला में संपादन करके कैंसर से लड़ने के लिए टी सेल नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को प्राप्त करने का एक तरीका है, तो ये करेक्ट हो गया। कार टी सेल थेरेपी मरीज की अपनी कोशिकाओं का उपयोग करती है। इन्हें टी सेल को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। इसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के इलाज के लिए अनुमोदित किया जाता है। कार टी सेल थेरेपी को। क्या है ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया है श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर। और लिम्फोमा क्या है? लसिका तंत्र से उत्पन्न होने वाला कैंसर। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो बने होते हैं हाइड्रोजन के, कार्बन के, ऑक्सीजन के, सभी के। डी है इसका आंसर। देखिए, कार्बोहाइड्रेट 1:2:1 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक हैं। स्रोत कहाँ से मिलेंगे आपको? अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, पास्ता, ब्रेड, फल, आलू, चीनी युक्त खाद्य पदार्थ से। ठीक है, इन्हें मोनोसेकेराइड, डीसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में वर्गीकृत किया जाता है। अब एग्जाम्पल जो इनके हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उससे भी प्रश्न बन जाते हैं। डीसेकेराइड या डाइसेकेराइड एक ही बात है। देखिए, मोनोसेकेराइड में कौन कौन आते हैं? ग्लूकोज आता है और फ्रक्टोज आता है। डाइसेकेराइड में क्या क्या आता है? लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है और सुक्रोज आता है। याद रखना है इनको अलग अलग। और एक है तीसरा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का एक जो एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, बहुत पूछते हैं इसको। ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च, ये सब पॉलीसेकेराइड हैं। अब एक और प्रश्न इससे रिलेट करता हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शर्करा में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है और इसे आमतौर पर फलों में पाई जाती है। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है जो आमतौर पर जौ के दानों में पाया जाता है। और सुक्रोज एक पॉलीसेकेराइड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपेक्षाकृत अधिक होता है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा वाला गलत है, क्योंकि सुक्रोज पॉलीसेकेराइड थोड़ी है। पॉलीसेकेराइड कौन कौन है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज है डाइसेकेराइड। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसकी ऊपर जैसी ही होगी।
थोड़ी सी कुछ अलग होगी, उसको पढ़ सकते हो आप। ठीक है, जैसे फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा फलों में पाई जाती है। सुक्रोज डाइसेक्राइड है। स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। एल्जाइमर रोग संबंधित है किससे? एल्जाइमर रोग में जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं और पुरानी चीज़ें भूलने लगता है धीरे धीरे व्यक्ति। मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, ब्रेन से। एल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील विकार है जिसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, मर जाती हैं। इस बीमारी का कोई उचित इलाज और उपचार नहीं है, हालांकि दवाएं लक्षणों में सुधार कर सकती हैं। पौधों से प्राप्त प्रोटीन को प्रथम श्रेणी के प्रोटीन कहेंगे या दूसरी श्रेणी के प्रोटीन, तीसरे चौथे कौन से कहेंगे? देखिए, पौधों से प्राप्त जो प्रोटीन है वो है दूसरी श्रेणी का प्रोटीन, और जो जानवरों से प्राप्त प्रोटीन वो प्रथम श्रेणी के प्रोटीन है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड मिल जाते हैं। इस तरह से जा रहा है ये। देखिए, प्रोटीन जो है वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने कार्बनिक पदार्थ हैं और कभी कभी उनमें सल्फर भी हो सकता है। ऊतकों के विकास और मरम्मत के लिए, यानी टिश्यू जो होते हैं अपने शरीर को, इनकी आवश्यकता होती है। ये कोशिका झिल्ली के घटक हैं जिनका उपयोग एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। सबसे सरल संभव प्रोटीन एक अमीनो एसिड है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अलग से प्रश्न बनते हैं, अमीनो एसिड कैसे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध से एक दूसरे के द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, मानव शरीर को 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिनमें से 12 शरीर द्वारा स्वयं संश्लेषित होते हैं, जबकि 8 भोजन से प्राप्त होते हैं। इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। पौधों से प्राप्त प्रोटीन को द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन कहा जाता है और जानवरों के प्रोटीन को प्रथम श्रेणी के प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि उनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करते हैं वो, जिनमें वे भी शामिल होते हैं जो शरीर नहीं बना सकता। प्रोटीन के सबसे आम स्रोत अंडे, दूध, मांस, मछली, मेवे आदि हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर और मरस्मस रोग हो जाते हैं। ये तो स्कूल से पढ़ते आ रहे होगे आप। देखिए, जो किताबें लिखी गई विज्ञान की वो बाहर ही लिखी गई, विदेशों में। उन्हीं के ट्रांसलेशन पूरी दुनिया में घूमे। ठीक है, इसलिए जो प्रोटीन के जो आम स्रोत हैं वो मांसाहार ही दिखाए जाते हैं एनसीईआरटी की किताबों में, जबकि शाकाहार भी है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? खनिज हमारे शरीर के लिए आवश्यक अकार्बनिक पदार्थ हैं। विटामिन बी 12 के संश्लेषण के लिए कोबाल्ट खनिज आवश्यक है। तांबा मांसपेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है। खनिज हमारे शरीर के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं? कार्बनिक ही है। कार्बनिक होता तो गलत हो जाता। विटामिन बी 12 के संश्लेषण के लिए कोबाल्ट खनिज आवश्यक है। तांबा नहीं बल्कि मैग्नीशियम मांसपेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है। तो केवल पहला दूसरा ही सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। तो सी है इसका आंसर। खनिज यानी मिनरल हमारे शरीर के लिए आवश्यक अकार्बनिक पदार्थ हैं, लेकिन इन्हें शरीर द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता और इन्हें खनिज युक्त खाद्य पदार्थों से भरपूर पौष्टिक आहार का उपयोग करके प्राप्त करना पड़ता है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, यह मांसपेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत जो है वो सब्जियां हैं। इसके अलावा तांबे का के काम, कोबाल्ट का, जिंक का। तांबा जो है हीमोग्लोबिन और हड्डियों के निर्माण के लिए और इलेक्ट्रॉनों के संवाहक के रूप में आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, मछली, अनाज। कोबाल्ट विटामिन बी 12 और लाल रक्त कोशिकाओं की संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, मछली, पानी। जिंक आपको मिलेगा। जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट खनिज है और प्रतिरक्षा एवं घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण है। यह यौन विकास और प्रजनन, स्वस्थ आँखों और यकृत की क्रियाशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसका स्रोत है यकृत और मछली।
20वां प्रश्न है, क्षय रोग या टीबी रोग या कह लीजिए ट्यूबरकुलोसिस का वैश्विक उन्मूलन लक्ष्य क्या है? देखिए, भारत का तो 2025 है, लेकिन यहाँ वैश्विक पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2030। डी है इसका आंसर। क्षय रोग या टीबी, इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है, जबकि टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य 2030 है। क्लियर? तो 20 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।